और कोच्चि पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं। കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ, സംസ്ഥാന പ്രഭാരി ശ്രീ സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ, ബിജെപിയുടെ മറ്റ് നേതാക്കളെ, അതുപോലെ തന്നെ ആഹ്ലാദത്തിൽ ആറാടിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കേരളത്തിലെ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं ओणम के विशेष अवसर पर केरला आया हूं। आप सबको ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ഇവിടെ ഓണത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിച്ചത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഓണത്തിന്റെ മഹത്തായ ആശംസകൾ ഞാൻ നേരുകയാണ്. कुछ दिन पहले ही भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी का अमृतकाल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर काम करने का है और इसमें केरला के परिश्रमी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി. ആസാദി കാ അമൃത് കാൽ, ആ കാലഘട്ടം ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വികസിത രാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. ഇക്കാര്യത്തില് കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ അധ്വാനശീലരായ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സംഭാവനകൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട്. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते भाजपा की सरकार बड़े संकल्पों को सिद्धि में बदल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हरियाणा के यमुनानगर से लेंगे खबर, जहां से खबर आ रही है कि पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की गई है। हालांकि उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले भी कर दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश को अंजाम देने के लिए यहां पर पहुंचे थे बदमाश, लेकिन किस तरह से आम लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और इस कोशिश को नाकाम किया, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और इस बीच हरियाणा के यमुनानगर से दिन दहाड़े लूट की वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यहाँ पर बंदूक की नोक पर बदमाश ने पैसों से भरा हुआ बैग लूटने की कोशिश की। हालांकि सेल्समैन की सूझबूझ और लोगों की मदद से बदमाश अपने इरादे में नाकाम रहा। असल में पेट्रोल पंप पर एक नकाबपोश बदमाश लूट के इरादे से पहुंचा और बंदूक की नोक पर सेल्समैन से पैसों से भरा बैग छीनने लगा। इस दौरान उसने सेल्समैन को डराने के लिए फायरिंग भी की, लेकिन सेल्समैन ने अपनी जान के परवाह किए बिना बदमाश से मुकाबला किया। फायरिंग की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और सभी ने बदमाश को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद लोगों ने बदमाश को जमकर पीटा। कैशियर था जिससे एक नौजवान लड़के ने उसका बैग छीना और कट्टे से उसके ऊपर गोली चला दी। वो उससे कैश छीन के भागने की नीयत से उसने गोली चलाई थी। अभी इसको काबू कर लिया गया है, छानबीन इससे की जा रही है। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं इजराइल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से इजराइल और ईरान में जंग के हालात पैदा हो गए। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया है, अटैक किया गया है। बिल्कुल, ये अटैक ईरान ने एक विमान पर किया था, जिसकी तस्वीरें भी अब मिल रही हैं। तो इजरायली मिसाइलों ने 1 घंटे के अंदर सीरिया के 2 एयरपोर्ट को अपना निशाना बनाया। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान और इजराइल में जंग के हालात बन चुके हैं। इजराइल ने हमला बुधवार रात सीरिया के अलेप्पो और दमिश्क के एयरपोर्ट पर मिसाइलों से किया था।
ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने अलेप्पो एयरपोर्ट पर यह हमला ईरानी विमान को लैंड करने से रोकने के लिए किया। जिस ईरानी विमान को इजराइल ने अपने निशाने पर लिया था, उस विमान में मिसाइल और हथियार भरे हुए थे। इजरायली हमले से एयरपोर्ट को काफी नुकसान हुआ है। हमले के दौरान एयरपोर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, जिससे इजराइल की मिसाइल को रोकने की कोशिश भी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि सीरिया में एयर स्ट्राइक करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड ने फोन पर बात भी की थी, जिसमें व्हाइट हाउस ने ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया था। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने हफ्ते भर से कम समय में दूसरी बार ये एयर स्ट्राइक की है। इससे पहले उसने अलेप्पो के दक्षिण पश्चिम में स्थित मासियाफ में सीरियाई वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र पर बम बरसाए थे। हमले में 2 नागरिक घायल हुए थे और काफी नुकसान भी हुआ था। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से सामने आई, जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि भयंकर सैलाब की वजह से 1100 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है, जिसके बाद कई देशों ने पाकिस्तान की मदद के लिए आगे हाथ भी बढ़ाया। वहीं कई जगह राहत कैंप लगाए गए हैं। तो पाकिस्तान को लगातार विदेशों से भी मदद मिल रही है। पाकिस्तान में बाढ़ से बुरे हालात हैं। खबर यह है कि 1100 से ज्यादा लोगों की यहां पर जान जा चुकी है। इस बीच विदेशों से पाकिस्तान के लोगों के लिए राहत पहुंचनी भी शुरू हो चुकी है। चीन, अमेरिका समेत मिडिल ईस्ट के देश पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। चीन ने जरूरी सामान के साथ एक विमान कराची एयरपोर्ट भेजा। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों ने भी पाकिस्तान की मदद की है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में विनाशलीला देखने को मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनका सब कुछ कुदरत ने छीन लिया है और इस आफत का कोई अंत तक नहीं दिख रहा। पूरा पाकिस्तान इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है। मुसीबत यह है कि फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भी वहां इंतजाम ना के बराबर है। साथ ही खाने की भी समस्या हो रही है। वहीं पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। और अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां के पिंपरी चिंचवाड़ से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक आदमी की 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये आदमी जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं, वो नशे की हालत में था जब वो इस हादसे का शिकार हो गया और सीधे घर की खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। और किस तरह से इस कोशिश में वो नीचे गिर गया, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। इस वीडियो में एक आदमी कपड़े की रस्सी बना करके अपनी खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश करता आपको दिखाई देगा, लेकिन नशा होने की वजह से उसका हाथ यहाँ पर छूट गया और सीधा जमीन पर आ गिरा। और अब खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 साल के बच्चे की मां की गोद में ही मौत हो गई। आरोप यह है कि अस्पताल में डॉक्टर के नहीं होने की वजह से मासूम की मौत हुई। तो बेहद दर्दनाक ये खबर यहां पर है, जहां पर एक मां को अपने ही गोद में अपने बच्चे को तड़पता हुआ देखना पड़ा। मध्य प्रदेश के जबलपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो सामने आया है, ये खबर सामने आई है, जहां 5 साल के मासूम ने अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया। आरोप है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद ही नहीं था। एमपी के जबलपुर में एक महिला अपने बीमार बच्चे को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची थी, लेकिन बताया गया कि वहां डॉक्टर नहीं है। इसलिए कई घंटों तक महिला ने डॉक्टरों के आने का इंतजार किया, लेकिन डॉक्टर नहीं आए और बच्चे को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसके बाद मासूम बच्चे ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बच्ची को बीमार था तो मैंने लाया, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं हुई थी। तो क्या आपने यहाँ डॉक्टर से बताया कि ये हो गया है, तो उन्हें क्या बोला? बताया यहाँ कोई था ही नहीं। महिला और उसके बच्चे का वीडियो सामने आने के बाद जबलपुर में हड़कंप मच गया। हालांकि इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यूपी के गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक नाव अचानक पलट गई और इसके बाद 4 बच्चे समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीर जो मिल रही है वो भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। गाजीपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है और दिल दहलाने वाली यहाँ से तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं, जहां गंगा नदी में नाव पलटने की वजह से 4 बच्चों समेत 6 की मौत हो गई।
घटना गाजीपुर के रेवतीपुर इलाके की है, जहां गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बताया गया कि हादसा उस वक्त हुआ जब ये नाव चारा लेने के लिए जा रही थी। तभी नदी की तेज धारा की वजह से ये नाव पलट गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोग भारी संख्या में गंगा किनारे पहुंच गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। इस बीच हादसों को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ के दौरान लोगों से नदी में नहीं उतरने की चेतावनी जारी की है। उधर मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीन विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां रिश्ते में भतीजों ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया। इसमें लाठी और डंडों से बुजुर्ग के घर पर धावा बोला गया। बताया जा रहा है कि 65 साल इस बुजुर्ग की उम्र थी। 65 साल के रामजी लाल और आरोपी एक अलग अलग घर में रहते थे, लेकिन घर के अंदर जाने वाला रास्ता दरअसल एक ही है। पीड़ित ने घर का रास्ता अलग करने की मांग की तो रिश्ते में भतीजों ने उनकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश भर में वैष्णो देवी की यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालु अब हर समय श्राइन बोर्ड की नजरों में रहने वाले हैं, और इसके लिए बाकायदा श्राइन बोर्ड हर श्रद्धालु को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी कि RFI कार्ड जो है वो मुहैया करवाएगा। ये फैसला किसी मुश्किल हालात में यात्रियों का तुरंत पता लगाने के लिए किया गया है, जबकि कटरा से लेकर भवन तक के जो रास्ते हैं इनमें भी इन कार्ड की जाँच के लिए सेंसर लगाए गए हैं, जबकि इन कार्ड को जारी करने के लिए 25 काउंटर भी यहाँ पर खोल दिए गए। साथ ही साथ बताया यह गया है कि इन कार्ड और यात्रियों की जांच के लिए कटरा पर भवन दोनों जगहों पर कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं। और इस वक्त की एक और खबर आप तक पहुंचा दें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे कराए जाएंगे, जिसके लिए जल्द ही योगी सरकार टीम का गठन भी करने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया जाएगा, और ये योगी सरकार का जो फैसला है इसके ऊपर सियासत अब शुरू हो चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के ऐलान के बाद सियासत अब गरमाई हुई है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले को लेकर, सुनिए आप भी। मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामी फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ। क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है ये। और खबर सामने आ रही है मुंबई से, जहां MNS नेता ने महिला से मारपीट की। इसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। घटना कमाठीपुरा इलाके की बताई जा रही है। आरोप दरअसल ये है कि MNS नेता की किसी बात पर महिला से कहासुनी हुई, जिसके बाद MNS नेता महिला को पहले धक्का देता नजर आया और फिर मारपीट तक की। मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में आरोपी MNS नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, और तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने है। महिला के साथ अभद्रता और मारपीट का ये वीडियो है। नागपाड़ा का ये पूरा मामला मुंबई की बताया जा रहा है। कैसे थप्पड़ लगा रहा है ये शख्स इस महिला को, आप देख सकते हैं। MNS नेता ये हैं, और किस तरह से नेताजी सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। और दर अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें अब आगे बढ़ सकती हैं। दरअसल ईडी के बाद दिल्ली पुलिस ने जैकलिन फर्नांडिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने जैकलिन को 12 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। तो ईडी की पूछताछ वैसे ही जैकलिन फर्नांडिस से बीते कई दिनों से हो रही है। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जैकलिन फर्नांडिस को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो लगातार फंसती हुई जैकलिन फर्नांडिस, ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जैकलिन फर्नांडिस पर वैसे भी चल रहा है। अब दिल्ली पुलिस ने भी बुलाया है। तो 12 सितंबर की तारीख यहां पर तय की गई है।
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें यहां पर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैकलिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए। बिल्कुल, और इस पर कोर्ट ने जैकलिन को पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस में जैकलिन को 26 सितंबर को कोर्ट में पेश होना है। जांच एजेंसी का दरअसल दावा है कि जैकलिन सुकेश के आपराधिक कामों के बारे में जानती थी। सुकेश के बारे में पूरी जानकारी होने के बाद भी उसके साथ रिलेशन में रही जैकलिन फर्नांडिस और उससे आर्थिक फायदे भी लिए। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है, जिसके चलते जैकलिन फर्नांडिस की जो दिक्कतें हैं कानूनी प्रक्रिया के तौर पर वो ज्यादा बढ़ती नजर आती हैं। और वहीं बड़ी खबर ये आ रही है कि सुकेश अवैध वसूली केस से जुड़ी हुई है अहम खबर। जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि जैकलिन ने पूछताछ के दौरान पूरी जांच को भटकाने की कोशिश की थी। उसने खुद को सुकेश से पीड़ित बताया था। हालांकि पीड़ित होने का कोई सबूत जैकलिन फर्नांडिस इस दौरान दे नहीं पाई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जैकलिन फर्नांडिस से जब पूछताछ हुई थी तो उन्होंने पूरे मामले को भटकाने की कोशिश की थी, लेकिन सबूत वो अपनी बातों का पेश कर नहीं पाई। सोनाली फोगाट मामले का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इसे लेकर पुलिस अब उनके बैंक खातों की डिटेल भी तेजी से खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के बैंक खातों की डिटेल निकालने के लिए कई बैंकों में पहुंची हुई है। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के बैंक खातों से कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कब कब हुई है, इसका पूरा खाका तैयार कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन बैंक खातों से कितनी रकम और कब कब निकाली गई थी। ये पैसा आरोपी सुधीर सांगवान ने निकलवाया था या खुद सोनाली फोगाट भी उनके साथ इस दौरान मौजूद थी, तमाम जो है वो जांच का विषय है। बिल्कुल, तो अब सोनाली फोगाट के घर तक, फार्म हाउस तक तो पुलिस पहुंची थी। अब बैंक डिटेल भी निकाली जा रही है। देखिए, सोनाली फोगाट की मौत मामले में हत्या का केस दर्ज होने के बाद कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आ रही हैं। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट की हत्या उनकी संपत्ति को हड़पने के चक्कर में की गई। टिकटॉक की स्टार रही सोनाली के पास नाम और शोहरत सब कुछ था ही, और इस शोहरत के साथ उसे खास बनाती थी उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति। बिल्कुल, और इस संपत्ति की इकलौती मालकिन सोनाली थी। करोड़ों की जमीन सोनाली के नाम पर थी, रिजॉर्ट था, फार्म हाउस था, गाड़ियां थी, सब कुछ था सोनाली के पास। पूरे 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उसके नाम पर थी। टिकटॉक के स्टार रही सोनाली के पास नाम और शोहरत तो थी ही, और इस शोहरत के साथ उसे खास बनाती थी उसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति, जिसकी सोनाली एकलौती मालकिन थी। करोड़ों की जमीन सोनाली के नाम पर थी, रिजॉर्ट, फार्म हाउस और गाड़ियां, सब कुछ था सोनाली के पास। पूरे 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उसके नाम पर थी। लेकिन क्या ये बेशुमार संपत्ति ही सोनाली की मौत की वजह बन गई? संपत्ति की पूरी थ्योरी समझाएंगे। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि सोनाली की मौत में वो कौन से 5 किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द पुलिस की पूरी जांच थ्योरी घूम रही है। किरदार नंबर 1, सुधीर सांगवान। किरदार नंबर 2, सुधीर का दोस्त सुखविंदर। किरदार नंबर 3, सोनाली का स्टाफ शिवा। किरदार नंबर 4, गर्लीज क्लब के मालिक एडविन नोनेस। और किरदार नंबर 5, ड्रग पेडलर दत्त प्रसाद। इन 5 किरदारों की मौजूदगी गोवा से लेकर हिसार तक में थी जब सोनाली ने गोवा में आखिरी सांसें ली। लेकिन इन 5 किरदारों में सबसे संदिग्ध किरदार है सुधीर सांगवान का, जिसे लेकर अब सबूत सामने आ रहे हैं। फिलहाल हम लोग 2 लोग आए, 2 लोग हैं। अभी हम लोग सबसे कर रहे हैं, फैमिली मेंबर से, और वो है रिलेटेड विद। न्यूज 18 को जो अहम दस्तावेज मिले हैं उससे पता लगता है कि कैसे सोनाली की करोड़ों की संपत्ति को सुधीर कौड़ियों के भाव में हथियाने की कोशिश में लगा था। नहीं, अभी तो मर्डर का मेन मोटिव समझ में नहीं आ रहा है, ना खुल के गोवा पुलिस बता रही है, तो जांच कहाँ है? फॉर्मेलिटी है और वो टाइम निकलने की बात हो रही है, भाई टाइम निकल जाए कैसे भी। सोनाली फोगाट की मौत मामले में हत्या का केस दर्ज होने के बाद कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट की हत्या उनकी संपत्ति को हड़पने के चलते हुई थी। सोनाली फोगाट मामले की जांच अब और ज्यादा तेज हो चुकी है। सोनाली के घर भी गोवा पुलिस पहुंची है। घर में गोवा पुलिस की जांच तेज है। बैंक खातों की भी तलाशी अब ली जा रही है।
ऊपर का रूम है सोनाली जी का बेडरूम, वो चेक किया है, नीचे का ऑफिस चेक किया है। नीचे ऑफिस है, ऊपर उनका बेडरूम है। क्या कुछ नहीं, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। रूटीन के जो कागज होते हैं, जो कोई भी राजनीति में होता है, जो जैसे लोगों की समस्या है उनके कागज है, या कोई बस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नहीं, चल रहे हैं कैमरे तो रूटीन में। उन्होंने चेक किए गोवा पुलिस? नहीं, कुछ नहीं किया। नहीं, अभी तो मर्डर का मेन मोटिव समझ में नहीं आ रहा है ना। खुल के गोवा पुलिस बता रही है, तो जांच कहाँ है? फॉर्मेलिटी है और वो टाइम निकलने की बात हो रही है। भाई टाइम निकल जाए कैसे भी। Goa, we have created a special team which has gone to Haryana, and yesterday's investigation in Haryana was a very fruitful piece of investigation. Some crucial facts have come to light and some important evidence has been collected by the team. एक के बाद एक कई बड़े खुलासे पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं, जहां पर गोवा पुलिस ने किस तरह से अब इस पूरे मामले की तफ्तीश और ज्यादा तेज कर दी है। बिल्कुल, सोनाली फोगाट के पर्सनल सेक्रेटरी सुधीर सांगवान की नजर उनके फार्म हाउस पर थी। अब ये खबर सामने आ रही है, सुधीर सांगवान ने बाकायदा फार्म हाउस को सस्ते में लीज पर लेने के डॉक्यूमेंट्स भी बना रखे थे। आरोप है कि सोनाली के करोड़ों के फार्म हाउस को सुधीर 5,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से लीज पर लेने की तैयारी में था। 6 एकड़ में फैले फार्म हाउस की कीमत 40 करोड़ से ज्यादा है और कौड़ियों के भाव में इस फार्म हाउस को लीज के जरिए लेने की तैयारी में था सुधीर सांगवान। इसके लिए उसने बाकायदा दस्तावेज भी तैयार करा लिए थे, लेकिन वो मकसद में कामयाब नहीं हो सका। सुधीर सांगवान कब जाना चाहता था, लेकिन ये भी सच है कि इस प्रॉपर्टी के अलावा कई ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे वो उसकी संत नगर में बिल्डिंग हो या फिर दूसरे प्लॉट्स हो, क्योंकि इन सब प्रॉपर्टी की जानकारी सिर्फ सुधीर सांगवान को थी। सोनाली के घर वालों के मुताबिक सुधीर सांगवान की नजर सोनाली की कई अलग अलग प्रॉपर्टी पर थी, जिसमें हिसार सिरसा नेशनल हाईवे पर मौजूद ढंढूर गांव में सोनाली का 6 एकड़ का फार्म हाउस सबसे पहले नंबर पर था। दूसरे नंबर पर हिसार के संत नगर का वो आलीशान घर है जहां पर सोनाली जाती रहती थी। तीसरे नंबर पर गुरुग्राम का फ्लैट। ये सोनाली जी की हिसार फार्म हाउस है, ढंढूर गांव के अंदर 6 एकड़ की बात कर रहा हूँ। गोवा पुलिस इस पूरे केस की जांच कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ नया मोड़ आया है तो डीवीआर कनेक्शन को लेकर। आखिर डीवीआर को गायब कराने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या सुधीर सांगवान ऐसे कुछ फुटेज उस डीवीआर से डिलीट करवाना चाहता था जो उसके राज को खोल सकते थे? गोवा पुलिस की टीम सोनाली के फार्म हाउस और उनके आलीशान घर का कोना कोना खंगाल चुकी है, लेकिन पुलिस को अब तक सोनाली की प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज नहीं मिले हैं। जांच की इसी कड़ी का दायरा बढ़ते हुए अब गुरुग्राम तक पहुंच गया है, जहां के ग्रीन सोसाइटी में सुधीर सांगवान ने किराए पर फ्लैट ले रखा था। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुरुग्राम ग्रीन्स सोसाइटी के बाहर, और मैं आपको बताऊं कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने यहीं पर फ्लैट किराए पर लिया हुआ था, और जब वो गोवा जा रहे थे तो इसी फ्लैट से होकर के वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्होंने गोवा के लिए फ्लाइट ली थी। यहाँ पर टावर नंबर 4 में 901 फ्लैट नंबर है, जहां पर गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी वक्त पहुंच सकती है। तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान मौजूद हैं जो पूरा सहयोग करेंगे गोवा पुलिस को। गुरुग्राम में गोवा पुलिस की जांच इसलिए भी अहम है क्योंकि गुरुग्राम ही वो ठिकाना था जहां गोवा जाने से पहले सोनाली सुधीर सांगवान के साथ पहुंची थी। सोनाली मर्डर से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच कर रही गोवा पुलिस को हरियाणा में अहम सबूत बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जांच अभी सही दिशा में चल रही है और बहुत जल्द पैसों और प्रॉपर्टी का बड़ा पर्दाफाश किया जा सकता है। तो बड़ी खबर, सोनाली फोगाट मर्डर केस में जांच के दौरान पुलिस को अहम सबूत मिले और पुलिस पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उसका ये कहना है कि हरियाणा में अहम सबूत मिले और बहुत जल्द प्रॉपर्टी को लेकर कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है। तो पुलिस की जांच सही दिशा में। हिसार के संत नगर में सोनाली के पड़ोसियों ने यह बताया कि सुधीर सांगवान दबंग तरीके से लोगों को धमकाया करता था, और जब सोनाली वहां आती थी तो किसी को उनके पास जाने तक नहीं देता था। आप ये बताइए कि सुधीर सांगवान जिस पर आरोप लगाया, जिसे गिरफ्तार किया गया है इस मर्डर मिस्ट्री में, यहाँ पर किस तरह से उसकी आवाजाही थी? यहाँ पर उसका व्यवहार यहाँ पर भी ठीक नहीं था। वो लड़ाकू टाइप का था थोड़ा। अच्छा, जैसे कोई गाड़ी कोई अड़गी तो उसकी वो मैडम की गाड़ी निकाल रहा है या खुद आ रहा है तो कहता था कि यहाँ मत लगाया करो गाड़ी, ऐसे वैसे ऊंचा बोलता था, यानी कि लड़के रहता था लोगों से, या बना के नहीं रखता था किसी से। अच्छा, कब से आप लोग यहाँ पर रहते हैं और कब से जानते हैं इस घर को? इस घर को तो मैडम भी मैरिज भी नहीं हुई थी तब से हम यहीं रह रहे हैं संतनगर में, बहुत पुराने हम तो।
इनके हस्बैंड के साथ हमारा उठना बैठना था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे अब तो। खैर कैसे हुई थी उनकी मौत भी ऐसी संदिग्ध स्थितियों में इनके फार्म हाउस पे हुई थी। अब अभी तक आज तक उसका राज खुला नहीं, कैसे वो हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी अभी बक्सबंदी है उनकी मौत का राज। किस तरह के व्यक्ति थे उनके हस्बैंड? हाँ जी, हस्बैंड कैसे थे उनके बाद? नहीं ठीक थे, उसी जैसे मेरी ऐसी बात नहीं थी, लड़ाकू टाइप कोई नहीं था इनमें से, बिल्कुल प्यार से रहता था वो, ऐसी बात नहीं। सुधीर के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर उसकी मूवमेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती थी। मूवमेंट तो ऐसा है जी, यहाँ अगर सोनाली मैडम रहती थी उसके साथ ही रहता था 24 घंटे। वो मैडम आएगी तो साथ में तो वो भी आएगा, जब मैडम जाती थी तो साथ में जाता था, ड्राइविंग करता था, गाड़ी वही चलाता था मैडम की। हाँ जी, बताओ ड्राइवर ही आया था यहाँ पर? ड्राइवर गाड़ी उसी की मैडम ही गाड़ी वही चलाया करता, सुधीर ही चलाता था और एक्स्ट्रा कोई ड्राइवर नहीं था। आदमपुर विधानसभा में चुनाव की तैयारियां सोनाली जी ने यहीं से करी थी? हाँ जी, यहीं से की थी, यहीं से अपना बिल्कुल बैंड बाजे के साथ गई थी। जब आदमपुर में इलेक्शन लड़ा था, हम भी सारे अड़ोसी पड़ोसी सब गए थे यहाँ साथ में। हाँ जी। सुधीर उससे पहले भी कभी आप लोगों को? नहीं, उससे पहले नहीं दिखा जी, ये जब से ये राजनीति में है तब से ही सुधीर की एंट्री हुई है, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। आखिरी बार सुधीर कब देखा था आपने? अब की बार यही थोड़े दिन पहले आया था, जब यहाँ से गए हैं, ये इधर ही था ये सुधीर। सोनाली भी यहीं थी? हाँ जी, मैडम के साथ ही आता था वो, वैसे नहीं आता था अकेला। जब मैडम आती थी तो साथ में उसका रहता था, फिर जितने दिन मैडम यहाँ रहेगी उतने दिन वो सुधीर भी यहीं रहता था। कितने दिन अमूमन रह लेते थे लोग यहाँ पर? कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कई बार हफ्ता भी रह जाते थे, उनका घर था ये। तो शूटिंग भी होती थी कभी यहाँ? शूटिंग तो यहाँ नहीं हुई कभी, यहाँ शूटिंग नहीं होती। यहाँ वो जब वो मैडम आती थी लोग मिलने के लिए बहुत आते थे गाँवों से लोग, वो नीचे मीटिंग वगैरह चलती रहती थी इनकी। उधर सोनाली के परिवार ने सुधीर सांगवान पर उनकी हत्या का आरोप लगाया है। सोनाली फोगाट के परिवार ने सुधीर सांगवान पर उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने की साजिश का संगीन आरोप लगाया। न्यूज 18 हिसार में सोनाली की वही प्रॉपर्टी इस वक्त आपको दिखा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जान जाने की आशंका जताई जा रही है। न्यूज 18 इंडिया पहली बार आपको दिखाएगा सोनाली फोगाट के उस महल की तस्वीरें जिसे उसने सपनों सरीखा बनाया था। जी हाँ, ये देखिए, ये तस्वीर आप दिखाई जो आपको दे रही है, ये वो महल की तरह बनाया गया था जो उसने अपने फार्म हाउस के अंदर बनाया था। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर सोनाली फोगाट हमेशा जब भी इस फार्म हाउस में आती थी तो यहाँ रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये बहुत अंदर तक जो काफ़ी बड़ा एरिया में है, और यही कहा जाता है कि जो प्रॉपर्टी का लालच खास तौर से सुधीर सांगवान के ऊपर जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में किया है, तो उसी तरह से आप ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रॉपर्टी जो है करोड़ों की है, क्योंकि ये फार्म हाउस काफ़ी बड़ा है। और इसकी तस्वीरें आप ये देखिए, ये इसके ठीक ऊपर एक मंजिल और है, क्योंकि सोनाली फोगाट यहाँ पर अक्सर आकर यहाँ से अपने फार्म को निहारती थी। और यहाँ पर भी आपको ताला दिखाई देगा। देखिए, ये एक आलीशान कमरे इसके अंदर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हर जगह पर ताला लगा हुआ है। सुधीर सांगवान के साथ सोनाली फोगाट कब आखिरी बार यहाँ पर आई थी, इसके बारे में जानकारी परिवार से जुटाई जा रही है। लेकिन ये जो पूरा आपको एक महल सरीखा जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ से वो अपने फार्म हाउस को देखती थी। देखिए, पूरा फार्म हाउस जो है तकरीबन कई एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट यहाँ पर जब भी आती थी, और उसने यहाँ पर इसलिए इस फार्म को खरीदा था ताकि वो अपनी रिहाइश यहाँ पर बना सके, यहाँ पर अपने अच्छे पलों को बिता सके। और इसी वजह से करोड़ों की इस प्रॉपर्टी में सुधीर सांगवान की नज़र थी, और सुधीर सांगवान चाहता था कि इस प्रॉपर्टी पर उसका कब्जा हो जाए। और इसीलिए उसने इस पूरे फार्म को भी हथियाने के लिए एक लंबी साजिश रची, बड़ी साजिश रची। इसके अलावा जितने भी घर थे उनको कब्जाने के लिए साजिश रची गई। फिलहाल परिवार के इन आरोपों की जांच गोवा पुलिस भी कर रही है, और साथ ही डीवीआर के इस पूरे मसले पर जो जांच है वो हिसार पुलिस भी कर रही है। सोनाली मर्डर केस की जांच गोवा पुलिस प्रॉपर्टी विवाद के एंगल से भी अब कर रही है। सोनाली केस में अब नया पर्दाफाश भी हुआ है, जिसके मुताबिक सोनाली की हरियाणा में अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टी थी। सोनाली फोगाट की हरियाणा के हिसार में 6 एकड़ जमीन थी, जिस पर फार्म हाउस, बंगला और एक वेयर हाउस तक बना हुआ था। हरियाणा के हिसार में संतनगर में आलीशान कोठी थी सोनाली फोगाट की। तो वहीं गुरुग्राम में सोनाली फोगाट का एक फ्लैट भी मौजूद था। अब जानकारी ये सामने आई है कि सुधीर सांगवान हिसार के फार्म हाउस की लीज के पेपर तैयार करवा चुका था। बताया ये जा रहा है कि सुधीर सांगवान ने हिसार तहसील दफ्तर से लीज के लिए टोकन भी लिया था, लेकिन 3 बार सोनाली हिसार तहसील दफ्तर नहीं पहुंच पाई थी, जिस वजह से लीज फाइनल नहीं हो पाई थी।
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह को कोर्ट ने से बड़ा झटका लगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। दानापुर कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पटना हाईकोर्ट पहले ही जमानत खारिज कर चुकी है। कल ही मंत्री कार्तिकेय ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। कल सुबह ही उनका मंत्रालय भी बदला गया था और उसके बाद रात होते होते तक उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था, जिसे नीतीश कुमार ने मंजूर भी कर लिया था, मान भी लिया था। लेकिन अब मंत्री कार्तिकेय की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा भी गया कि अभी तो एक ही विकेट गिरा है, अभी देखिए और कितने विकेट यहां गिरेंगे। और उत्तर प्रदेश के बलिया की तरफ रुख करते हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके पानी में तरबतर इस वक्त हो चुके हैं। चारों तरफ पानी पानी है। ट्रैक्टर बीच नदी में यहाँ पर फंस गया और देखते ही देखते ट्रैक्टर पलट भी गया, जिसके बाद कुछ लोग ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश करते हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। रस्सी के सहारे देखिए किस तरह से ट्रैक्टर को नदी के बीच से निकाल दिया गया। तो बिहार के खगड़िया में गंगा नदी उफान पर है। कई निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों की मुसीबत यहां पर बढ़ चुकी है। लोग ऊंचाई वाले इलाकों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। जो वीडियो आया उसमें जहां तक नजर जाए पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जहां गंगा तबाही मचा रही है, कई गांव गंगा में समा चुके हैं और अब लोग अपने परिवार और मवेशियों के साथ अपना अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। गंगा की भेंट कई घर चढ़ चुके हैं, तो वहीं गांव में बनी इमारतों को गंगा के पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे लोगों की आफत बढ़ गई है। जिले में 10,000 की आबादी प्रभावित है। सबसे भयावह स्थिति तेमथा करारी गाँव की है। यहाँ बाढ़ का पानी गाँव तक पहुँच गया। बाढ़ के पानी में किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। बाढ़ प्रभावित शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। मध्य प्रदेश के कटनी की बात कर लेते हैं, जहां पर बाढ़ से नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। वीडियो कटनी जिले के बड़वारा ब्लॉक की है। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। सुतरी और आसपास के ग्रामीण रोज इसी तरह जान जोखिम पर डालकर नदी पार करते हैं। उफनती नदी में हाथों में साइकिल उठाकर 2 लोग परिवार के साथ नदी पार करते हुए नजर आए। 10 साल हो गया सर, इसका कोई इंतजाम नहीं हुआ है। हम अपने परिवार बाल बच्चे इसी प्रकार से हम नदी आर पार करते हैं। दरअसल ग्रामीण लंबे समय से अधर में लटके पुल बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण पुल अभी तक तैयार नहीं हुआ। बरसात के मौसम में लोग इसी तरीके से नदी पार करते हैं। अचानक नदी में पानी बढ़ने से कई हादसे भी हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता दें मिल रही है। दिन दहाड़े यहां पर बीजेपी नेता सुखबीर की हत्या की गई है। बदमाशों ने शोरूम में कपड़े लेते वक्त वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 4 से 5 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सदर बाजार के पास गुरुद्वारा रोड पर यह पूरी वारदात हुई है, जहां बीजेपी नेता को दिन दहाड़े गोली मारी गई। गुरुग्राम के सदर बाजार की मौके की यह तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। हरियाणा के गुरुग्राम से आप देखिए, यहीं पर इस वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। 4 से 5 लोग इसमें शामिल है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया शोरूम में कपड़े लेने के वक्त। अब सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आ चुका है। पुलिस मौके पर मौजूद है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में ये दिल दहला देने वाली तस्वीर और खबर सामने आई है। तो बीजेपी नेता की हत्या को अंजाम आखिर किस मकसद से दिया गया है, इस जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। और देखिए, आरोपी आपको इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फरार होते हुए भी नजर आ रहे होंगे।